नमस्कार, मैं अपूर्वानंद कड़वी कॉफ़ी की इस कड़ी में आपके सामने हाजिर हूँ। कड़वी कॉफ़ी जैसा आप जानते हैं, बातचीत का एक लंबा सिलसिला है, बल्कि हम कहते हैं लंबे सिलसिले हैं, क्योंकि कड़वी कॉफ़ी में हम अलग-अलग विषयों पर बात करते हैं और वैसे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने उन विषयों पर अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा वक़्त लगाया है। उन पर काम किया है, अध्ययन किया है, ज़िंदगी का निवेश किया है और उन विषयों को सतही ढंग से देखने की जगह गहराई में देखने की कोशिश की है। तो हम ऐसे मित्रों से, ऐसे विद्वानों से, ऐसे कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास करते हैं और ये इसलिए कि हम हड़बड़ी में ना रहें किसी नतीजे पर पहुँचने की। हम ऐसी भाषा से भी मुक्त हो सकें जो नारेबाजी की भाषा है, फ़तवे देने की भाषा है, घोषणाएँ करने की भाषा है, बल्कि हम संवाद की प्रक्रिया भी शुरू कर सकें। प्रयास यह है और इसलिए इसमें दोनों तरह के विषय होते हैं। एक जिन्हें आप कहते हैं कि आज की सुबह आप जिस पर कुछ पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और एक जो हमारी ज़िंदगी को व्यापक तौर पर समझने के लिए हमेशा ही आवश्यक होता है। दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव है। जैसे अभी पूरा देश मणिपुर को लेकर उद्वेलित है, बेचैन है। पूरा देश, देश के सारे लोग मणिपुर को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ख़ासकर हम जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हम जो कहते हैं कि भारत हमारा है, हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी भाषा में भारत के बहुत सारे हिस्सों की जानकारी बहुत कम है और वैसे हिस्सों की जहाँ इन इलाकों के जिन इलाकों को हिंदी बोलने वाले इलाके कहते हैं, वहाँ के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। एक इलाका जिसे उत्तर पूर्व कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट, और हम ये नहीं जानते हैं कि वह नॉर्थ ईस्ट कितना विविध है, कितना विस्तृत है, उसमें कितनी भाषाएं हैं, कितने प्रकार के लोग हैं, कितनी प्रकार की जीवन शैलियां हैं और संस्कृतियां हैं। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कहने से उसका पता हमें नहीं चलता। तो जो और मणिपुर इन 8 राज्यों में से एक राज्य है, जिसे आप उत्तर पूर्व कहते हैं और आज मणिपुर जल रहा है। या आप कह सकते हैं कि मणिपुर के देह से खून बह रहा है, उसके देह के हर एक हिस्से से खून बह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मणिपुर? इसको हम सारे लोग समझना चाहते हैं और हम उन लोगों के ज़रिए इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, मणिपुर जिनके चिंता के केंद्र में है। तो अभी हमारे साथ हमारे 2 मित्र हैं, जॉन दयाल और मंदिर। जॉन दयाल बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं। जॉन दयाल उसके साथ नागरिक अधिकारों के प्रश्न पर लगातार मुखर रहे हैं और काम करते रहे हैं और यह सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन जगहों तक जाना जहाँ हिंसा होती है, उस हिंसा को देखकर समझने की कोशिश करना। जॉन दयाल एक लंबे समय से ये करते आए हैं, शांति के प्रयास करना, लेकिन शांति के प्रयास करने के साथ-साथ इंसाफ के सवाल को ना भूलना। और उसी तरह हमारे मित्र हर्ष मंदिर हैं। हर्ष मंदिर से आप सारे लोग परिचित हैं, जैसे जॉन से। हर्ष लंबे समय तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के साथ-साथ उन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए हैं जिनको आप सामाजिक कार्य कहते हैं। जैसे सड़क पर रहने वाले लोगों के आश्रय का इंतज़ाम करना और सिर्फ़ आश्रय का नहीं, बल्कि उनकी इज़्ज़त के साथ जीने के तरीकों की तलाश करना। अ, और हर्ष की चिंता का एक केंद्रीय विषय रहा है इस देश में होने वाली सांप्रदायिक हिंसा, जिसको बाद में हम लोगों ने समझा है कि वह दरअसल बहुसंख्यकवादी हिंसा है, जिसका शिकार अल्पसंख्यक होते हैं। यह हर्ष की चिंता के केंद्र में रहा है। अ, कुछ 2002 में गुजरात में जो हिंसा हुई मुसलमानों के खिलाफ, उसको लेकर हर्ष तब से अब तक अनेक मोर्चों पर काम करते रहे हैं। वो अदालत का मोर्चा है, वो पुनर्वास का मोर्चा है,
जो हिंसा के शिकार हुए उनका हाथ थामने का, उनके साथ खड़े रहने का मोर्चा है। और उसके साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में जो हिंसा होती रही है उसको भी वे समझने का प्रयास करते रहे। हिंसा से दो चार होना बहुत आसान नहीं है, उसका असर आप पर भी पड़ता है। ये हम सारे लोग जानते हैं, और ख़ासकर वे जो इस इस तरह-तरह की हिंसाओं पर काम करते रहे। तो यह स्वाभाविक ही था कि जब मणिपुर में हिंसा भड़क उठे, तो हर्ष मंदिर और जॉन दयाल सीधे वहाँ जाने की सोचें। और एक एक बार जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने अपनी यात्रा तय की थी, फिर उसकी तारीखें बदलीं, और वे 25 जुलाई से 28 जुलाई तक आप दोनों और दूसरे मित्रों के साथ मणिपुर गए और वहाँ के अलग-अलग इलाकों का आपने दौरा किया, लोगों से मिले। तो आप पहले हमें अपने इस फैसले के बारे में बतलाएं। उसके पहले मैं अपने दर्शकों, श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि यह जो यात्रा थी, यह हर्ष मंदिर, जॉन दयाल के एक बहुत पहले से चले आ रहे अभियान का हिस्सा है, जिसको कारवान मोहब्बत कहते हैं। और कारवान मोहब्बत का एक उद्देश्य है, जो हिंसा के निशाने पर रहे हैं उनसे मिलना, उनकी तकलीफ़ को साझा करना, उनके इंसाफ के संघर्ष में योगदान करने के तरीके खोजना, और उस बात को देश और पूरी दुनिया में और लोगों तक भी ले जाना। शुक्रिया अपूर्वानंद जी। जैसे आपने कहा कारवान मोहब्बत की शुरुआत हमने 2017 में की, जब हमें लगा कि नफ़रत की राजनीति का एक किस्म की आंधी देश में चल पड़ी है। उसका बड़ा स्वरूप लिंचिंग के तौर पे जब भीड़ इकट्ठा होके किसी एक आदमी को पीट के मारने की जो सिलसिला देश के कई हिस्सों में शुरू हुआ, हमें लगा कि बहुसंख्यक जो बाकी देश के लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो वहाँ पहुँचें, जो जो उससे गुज़रा है उसके दर्द में वो उसको साझा करने की कोशिश करें। उन्हें वो विश्वास दिलाएँ, यकीन दिलाएँ कि वो अकेले नहीं हैं। देश में बहुत सारे लोग हैं जो उनके दर्द में शामिल हैं। माफ़ी भी माँगना कि हम लोग इस हालत में पहुँचे हैं। ये वादा करना कि अ, आपकी अ, आप जैसे अपनी ज़िंदगी के टूटे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करें, इंसाफ के लिए लड़ें, तो हम आपका साथ रहेंगे और आपकी कहानी दुनिया को, देश को बताएँगे। तो ये यात्राएँ शुरू हुईं, बहुत असर रहा। हम लोग ने लगभग अब तक 35 ऐसी यात्राएँ की। मणिपुर और मणिपुर के जो हालात जब हमने सुने, ये हम जानते थे कि ये बिल्कुल एक अलग बिल्कुल असाधारण किस्म की चुनौती देश के सामने है। नफ़रत जब अपने इंतहा तक पहुँचती है, तो अ तो हम कहाँ पहुँचते हैं? मुझे लगा लोगों को लगा कि हमारा बहुत बहुत ज़रूरी फ़र्ज़ बनता है कि कारवां का एक दल बने और वहाँ लोगों से राहत शिविरों में जाके उनकी बात सुनना और समझने की पहल हम करें। और इसलिए हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम वहाँ जाएँ। तारीख भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि एक टीम बनाना ज़रूरी था। जॉन दयाल लगभग सभी यात्राओं में शामिल रहे हैं, लेकिन उनके अलावा हम लोगों ने इस बार कुछ पब्लिक हेल्थ के लोग रखे, कुछ और नौजवान लोगों को रखे और हम निकल पड़े। वहाँ जो 4 दिन हम लोगों ने गुज़ारा, बहुत कुछ हमने मैं सुना। सब नहीं, मैं जॉन से ये जानना चाहूँगा कि जी, वो हम क्यों कहाँ शामिल हुए? जी, आप नहीं, कहाँ-कहाँ गए आप? और उसके बाद आप जो कह रहे थे, हर्ष जी, हम उस पर जी। लौटेंगे। लेकिन आपने क्या तय किया था, किन-किन लोगों से मिलेंगे और किन-किन लोगों से आप मिले? किस-किस तरह?
इसका एक वाक्य में भी जवाब दिया जा सकता है, जो हमारा कारवां में एक तरीके से ब्रह्म वाक्य है, जो जो इससे अफेक्ट हुआ है, जिस जिसको इस घटना ने छुआ या घायल किया है, उनसे मिलेंगे। तो यहाँ पे यकीनन कुकी समाज सबसे बड़ा समाज था जो घायल था, उनसे मिले, मैथी से मिले, क्योंकि इम्फाल अगर जाएंगे तो मैथी से मिले इम्फाल को एक तरह से चखना ही मुश्किल हो जाएगा। मैथी कैपिटल सिटी में है, इम्फाल में हवाई अड्डा भी वहीं पे है, वहीं उतरते हैं। मगर ये शायद हमारी खुशकिस्मती थी कि इम्फाल से एकदम हटता हुआ 1 किलोमीटर दूर पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, और उन पहाड़ियों पे इम्फाल के आसपास एक हिस्से में नागा भी रहते हैं। तो उनसे भी जाके हम मिले, कुछ लोगों से, महत्वपूर्ण लोगों से। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम मैत्री से मिले, नागा से मिले, और उन कोकियों से मिले जहाँ तक उनके घर तक जाना बड़ा मुश्किल है। अगर हम किसी से नहीं मिले तो वो है सरकार से। ना गवर्नर से मिल पाए, ना चीफ मिनिस्टर से, वो शायद किसी से एमपीज के अलावा मिलते ही नहीं है, ना दोनों जगह के पुलिस अधिकारियों से, हालांकि उनके दफ्तर के सामने से हम कई बारी गुजरे। मगर हम मिले सिर्फ जो घटना से प्रभावित हुए उनसे नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स से, केयर गिवर्स से, पादरियों से, सोशल वर्कर्स से, उन लोगों से जो इनके साथ काम कर रहे हैं, इनके ऊपर जो यात्रा हुई है उनके पीछे की घटना भी जानते हैं। ये जो आजकल कैंप में रह रहे हैं, इनकी मानसिक अवस्था भी जान सकते हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे साथ 3-4 डॉक्टर्स थे जो खुद ही मनोविज्ञान में, पब्लिक हेल्थ में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। अलावा उसके कि हमारे साथ फोटोग्राफर्स थे, लेखक थे और वकील। तो इसका मतलब आप सबसे ही मिले, आप मैतेई समूह के लोगों से भी मिले, आप कुकी लोगों से मिले, नागा लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई, अ, और आप शायद चर्च के लोगों से भी मिले होंगे, जो वहाँ के चर्च के लोग हैं। तो अ, अलावा इसके कि सरकार के अधिकारी, नेता, इनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई, वो शायद उपलब्ध नहीं थे आपके लिए। अ, तो हर्ष, मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसा अब तक इन 3 महीनों में कहा जाता रहा है कि यह दरअसल मैतेई कुकी के बीच का संघर्ष है, एक तरह का शक्ति संघर्ष है, और ये दो तरफा है। तो क्या आप भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह दो तरफा है? ये जो पूरी हिंसा है, अगर इसको वर्णन इसका आप करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? क्या इसे आप दो तरफा हिंसा कहेंगे या क्या कहेंगे? पूरन एक्चुअली बहुत मुश्किल है जब हम लोग उस चश्मा को लेके जाते हैं जो हम मेनलैंड इंडिया के जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं उन 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 उस समझ को लेके जब हम वहाँ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अ, दो समुदायों के बीच में एक अ, ये ये हिंसा हुई है। और दोनों तरफ बहुत लगभग एक ही किस्म की कहानियाँ। हम रिलीफ कैंप्स में गए, मैती रिलीफ कैंप्स में भी गए और कुकी रिलीफ कैंप्स में भी गए। तो कभी-कभी हमें लग रहा था कि अगर हम ये भूल जाएँ कि हम किस समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं, तो कहानियाँ एक जैसी ही थीं। कि जहाँ वो माइनॉरिटी में थे, एक समुदाय, वहाँ के लोगों उनके जो पड़ोसी हैं अचानक पहुँचे और गाँव के गाँव, घर के घर, गाँव के गाँव पूरी तरह से जला के राख कर दिया। लोगों को बहुत बहुत मुश्किल से डरते हुए उसमें से निकलने की कोशिश की। कई लोग निकल पाए, कुछ लोग नहीं निकल पाए और रात के अंधेरे में 1-2 दिन पैदल चलते-चलते लोग कहीं न कहीं एक ऐसे इलाके में पहुँचे जहाँ उनकी बहुसंख्या थी, जहाँ उनकी सुरक्षा हो सके।
दर्द एक किस्म का ही था। उसका जो क्वांटिटी ऑफ वायलेंस वो एक जैसा नहीं है। मतलब जो कुकी समुदाय के अंदर लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये भी सही है कि दोनों तरफ ने हिंसा झेला, दोनों तरफ ने जुल्म सहा और दोनों तरफ के लोगों ने जुल्म किया भी। मुझे लगता है ये एक सच्चाई है जिसे हमें पहचानना ज़रूरी है। और एक चीज़ बहुत जल्दी मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये हम लोग जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी की जो कंपैरिजन नॉर्मली करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि ये मतलब सिर्फ लाठी और इस सब के कट्ठों और इस तरह के चीज़ों को लेके, तलवार लेके लोग नहीं निकले हैं। लोग बिल्कुल आधुनिक जो युद्ध के जो हथियार हैं, मोर्टार बॉम्ब्स हैं, AK-47 हैं, सबको लेके लोग निकले हैं। तो ये एक अ, एक बहुत बड़ा, जिसे हम सांप्रदायिक हिंसा का की घटना नहीं है। ये एक किस्म की गृह युद्ध शुरू हो गई है। और इसमें जो सरकार की भूमिका है, वो जो माइनॉरिटी कुकी के लोग हैं उनको इस सरकार पे कोई विश्वास नहीं है और वो मानते हैं, और उसके बहुत सारे कारण हैं, जायज़ कारण हैं। वो मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश सरकार है, वो उनके खिलाफ इस युद्ध में, मतलब एक किस्म का जंग है जिसमें मुख्यमंत्री और सरकार माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इस युद्ध में उनकी भूमिका है। जॉन, हर्ष ने कहा, इसमें मैं थोड़ा सा हाँ, इसमें मैं मैं थोड़ा आपसे सा मैं एक सवाल कर लूँ, फिर आप इसमें जोड़ेंगे। आप ही से मैं सवाल कर रहा हूँ जॉन, कि हर्ष ने यह कहा कि हम मेनलैंड के चश्मे से उसको ना देखें, जिस बात को बहुत सारे दूसरे लोग भी कह रहे हैं। और ये इसलिए यहाँ जो सांप्रदायिक हिंसा होती है, उस रूप में उसे नहीं समझा जा सकता है। लेकिन क्या इसे मेजॉरिटेरियन वायलेंस कहेंगे? जो वायलेंस वहाँ हुई, हालांकि वो सिविल वॉर का रूप ले सकती है, और इस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो जॉन, आप हमें बताएं। आपके आखिरी टुकड़े का उत्तर जब आया, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, मगर इसके दिल्ली का चश्मा तो वहां चलेगा नहीं। आपने अगर आप कहा स्पॉन्सर्ड वायलेंस। स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट सपोर्टेड, और उसके बाद खुद स्टेट पर्दे के पीछे चला जाता है और लोगों को लड़ने देता है। ये मैं खुलासा करता हूँ। और सबसे बड़ा खुलासा करता हूँ, जो हर्ष ने जो बात कही कि दिल्ली के ऐनक से नहीं देखा जा सकता उसको। न दिल्ली की राजनीति से, न एक तरीके से पार्लियामेंट की जो राजनीति जो आजकल है उससे देखा जा सकता है। अगर सिर्फ जंतर मंतर के डेमोन्स्ट्रेशन को मैं देखता, और क्योंकि मैं खुद ईसाई हूँ, कई बार वहाँ पे किया, तो मेरे को लगता कि शायद ये सिर्फ हिंदू मैत्री का ईसाई के ऊपर अत्याचार है, क्योंकि वो ईसाई है, ना कि क्योंकि वो कुकी है। क्योंकि नागा भी ईसाई है वहाँ पर, इक्का दुक्का तमिल भी काफी तादाद में है, वो भी कई कुछ तादाद में ईसाई है। और बाकी जो दिल्ली से जाते हैं उनमें भी ईसाई लोग यकीनन होंगे। वहाँ पे फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो सब सेफ है, खुदा के शुक्र से। वहाँ पे जाने के बाद आपको पता लगता है कि किस तरीके से ये कुकी समाज जो है, उनका जो सोशोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल उनकी एंटिटी है, उनका अस्तित्व है, उसके ऊपर प्रहार है। किसी भी हालत में उनको अपने घर से हटाकर, हो सकता हो तो कब्रिस्तान, नहीं हो सकता हो तो, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, तो बर्मा में भेजा जाए। और उसके लिए अगर आप आज किसी भूतपूर्व मुख्यमंत्री से बात करते हैं, किसी रेड क्रॉस के आदमी से बात करते हैं, किसी सोशल वर्कर से बात करते हैं, किसी प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, या फिर किसी घटिया किस्म के खूंखार आदमी से बात कर सकते हैं, वो कुकी को कुकी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं चिन कुकी
नार्को टेररिस्ट, जैसे उसका अस्तित्व बिना नार्को टेररिज्म के, बिना बाकी चीजों के नहीं है। चीन का अर्थ है वो बर्मा से आया है, कुकी उसका नाम है। नार्को टेररिस्ट, क्योंकि आज उसको हटाने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि सरकार उन सबों को कहे कि नार्को टेररिस्ट है, चीन में मिले हुए हैं, बर्मा में मिले हुए हैं, थाईलैंड में मिले हुए हैं, बांग्लादेश में मिले हुए हैं, और ये गैर भारतीय काम कर रहे हैं, एंटी नेशनल है, जो इनके लिए एक बहुत बड़ा जुमला बन जाता है इलेक्शनरिंग में भी और बाकी लोगों में। तो ये जो मेरी निगाह में शिफ्ट हुआ है कि इसको मैं सिर्फ एंटी क्रिश्चियन वायलेंस ना समझूं, और उसका रिस्पॉन्स मैं ईसाई होने की तरह ना दूं, बल्कि इसको मैं समझूं कि इसका राजनीतिक पहलू क्या है और कितना अहम है और कितना खतरनाक है, और उसका रिस्पॉन्स भी मैं नागरिक की तरह दूं, एक नागरिक जो पूरे भारतवर्ष के लिए चिंतित है, ना सिर्फ अपनी कौम के लिए। और मेरा ख्याल है ये वहां पे जाए बिना, और जाए बिना भी हेलीकॉप्टर से नहीं जाइएगा, क्योंकि आप जो बीच का रास्ता है वहीं पर आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ हैं। यहाँ पर सेफ है इम्फाल में, क्योंकि यहाँ पर कुकी नहीं है एक भी। चंद्रचांदपुर में आप सेफ हैं क्योंकि वहां पर कोई मैती नहीं है। क्योंकि जो बीच का रास्ता है, कार से जा रहे हैं मुसलमान ड्राइवर, और सब मजाक कर रहे हैं, मुसलमान ड्राइवर खुद भी मजाक कर रहा है कि भारतवर्ष में वही एक टुकड़ा है इस मणिपुर में जहाँ पे मुसलमान सेफ है, क्योंकि कुछ हिस्से में हिंदू सेफ नहीं है, कुछ हिस्से में ईसाई सेफ नहीं है। असली की बात नहीं है। रास्ते में आप जाएंगे तो आपको 7 बैरिकेड मिलेंगे 1-2 किलोमीटर के टुकड़े में, जहाँ पे हर्ष ने आज लिखा है कि कई बार हमको अंबानी भी देखनी पड़ी। उन बैरिकेड्स में भारत की सेना का, जिस पर हमको सबको गर्व होता है, भारत की बीएसएफ का, जिस पर भी हमको गर्व होता है क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर पर वो ही ऊँट के ऊपर बैठ कर करते हैं, सीआरपीएफ, जिस पर हमको गर्व होता है क्योंकि भारत में जब भी कहीं राइट होता है पहले लोग यही जाते हैं। इसके अलावा असम राइफल, इसके अलावा मणिपुर पुलिस, 5 और 5.5 आप कहेंगे मिलिशिया, सरकारी तनख्वाह पे पलने वाली मिलिशिया है। इसके अलावा जब आप इम्फाल से जाते हैं तो वहाँ पर एक फर्क किस्म की मिलिशिया है, उसमें मैती हैं, मैती माताएं हैं, और सड़क बंद की गई है कटे हुए पेड़ों से और बालों से कह सकते हैं। और जब यहाँ पे भारत की 5 मिलिशिया को पार करते हैं और उसके बाद फिर एक टुकड़ा आता है जहाँ पे मैती है नहीं है, जहाँ पे कुकी है, जहाँ पे सड़क एक जमीन की अर्थ मट्टी की दीवार से बंद की गई है जिसमें भाले घुसे हुए हैं। उसके बाद कुकी महिलाएं आती हैं और पड़ोस में कुकी जवान जिनके हाथों में बंदूक। तो आप समझते हैं कि ये 2 जो मिलिशिया हैं, कुकी मिलिशिया उधर और मैती मिलिशिया इधर, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत की सेनाएं पीस कीपिंग फोर्स की तरफ अभी भी आ गई है, दोनों को अलग रखने के लिए। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा कि क्या ये भी सत्य है या नहीं सत्य है। मगर ये जो बीच में बॉर्डर आ जाता है, आपको ट्रांजिशन पता लग जाता है कि कैसे हुआ होगा। और जो इसके बॉर्डर्स हैं वहाँ पे हमने भारतीय सेना के बंकर्स भी देखे जो कुकी की तरफ पॉइंटेड थे। हमने कोई बंकर नहीं देखा जो मैत्री की तरफ पॉइंटेड हो, और शायद वो हमारी भी कमजोरी हो सकती है कि हम शायद हर जंगल में नहीं गए ना। मगर जब इस तरीके से आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि जहाँ पे कुकी पहाड़ियाँ और मैती प्लेन या वैली जहाँ मिलती हैं, तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का जो पूरा बेल्ट हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादातर घटनाएं हुई। और जो अंदर एनक्लेव्स हैं, छोटे मोटे बस्तियाँ हैं, जैसे वैली में कुकी की कुछ बस्तियाँ, या चूड़ाचांदपुर में मैती की कोई बस्तियाँ, वो तो आइलैंड्स थे, वो तो फंसे गए थे। वहाँ पर तो जरसंहार हुआ ही हुआ। और ज़्यादातर वायलेंस और कन्फ्रंटेशन ये जो बेल्ट है इसमें हो रही है। और इसको देखे बिना आपको मणिपुर की समस्या का हल देखने समझने में टोटली आप गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। इस वास्ते हेलीकॉप्टर से जाना थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत है।
आपने ये बिल्कुल ठीक कहा। आप दोनों के कहने से ये समझ में आया कि अ, हम जैसे सांप्रदायिक हिंसा कहते हैं, उस सांप्रदायिक हिंसा को अब तक जैसे समझा गया है, वैसे मणिपुर को नहीं समझा जा सकता या वहाँ की हिंसा को नहीं समझा जा सकता। लेकिन क्या उसका एक कारण यह है हर्ष, कि एक इलाका है जिसको कुकी कह सकते हैं कि वो उनका इलाका है ना? और उस इलाके पर आप उस तरह कब्जा नहीं कर सकते या नियंत्रण नहीं कर सकते जैसे बाकी इलाकों पर कर सकते हैं। तो क्या एक अंतर यह है, और क्या अगर यह नहीं होता, मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे जॉन ने कहा उससे, और अभी तक ये समझ में आ रहा है कि हिंसा की शक्ति दोनों के पास है, क्योंकि लोगों के पास भी हिंसा की शक्ति है। लेकिन खुद जॉन ने कहा कि यह स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट सपोर्टेड वायलेंस है, और अगर हम स्टेट स्पॉन्सर्ड और स्टेट सपोर्टेड वायलेंस कहेंगे तो स्टेट सपोर्टेड मैती लेड वायलेंस कहना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट कुकी को तो सपोर्ट नहीं कर रहा, कुकी के खिलाफ ही है। तो इसमें एक मेजॉरिटेरियन ह्यू तो है, उसका एक रंग है। तो आप क्या इसे, मैं फिर इसमें एक तरह की विडंबना देखता हूँ, दोनों से ही पूछना चाहूँ कि चूंकि एक इलाका है जहाँ कुकी खुद को किलेबंद कर सकते हैं, इसलिए यह भारत के दूसरी हिंसाओं से भिन्न है, जहाँ हिंसा के शिकार होने वाले अल्पसंख्यकों के पास कोई इलाका नहीं होता। तो क्या यह अंतर है या कोई और अंतर है? हर्ष। भौगोलिक फ़र्क तो है कि जो जो वैली है वो मैती इलाका माना जाता है, मैती बाहुल्य इलाका माना जाता है। और जो पहाड़ में जहाँ जंगल हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पे कुछ इलाकों में कुकी और कुछ इलाके में नागा लोग रहते आ रहे हैं। ये फ़र्क तो है। लेकिन मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कहानी है। 2000 साल या उससे ज़्यादा वक़्त से मैती लोगों का एक अलग राज्य रहा है मणिपुर में। और वो उस पे बहुत जायज़ तौर पे उस पर उनका गर्व भी है। और 1949 में एक्चुअली मणिपुर आखिर में इंडिया का हिस्सा बना। और दूसरी तरफ पहाड़ों में ये नागा जो लोग हैं वो भी बहुत पुराने हज़ारों साल से शायद पहाड़ों में हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि मोर रिसेंटली उनका आना जाना हुआ। द प्रॉब्लम मुझे लगता है कि जो हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, जब हम एक समुदाय के लोगों से बात करें, और जैसे जॉन ने कहा जो पूर्व मुख्यमंत्री से मिले हम, जिनको पीस ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी के लोगों से मिले, साधारण लोगों से मिले, माताओं से मिले, और रिलीफ कैंपों में लोग मिले, तो एक ही कहानी मिलती थी। तो मैती लोगों का क्या कहानी है? उनका कहानी है कि ये कुकी लोग पहले तो हिंदुस्तानी नहीं हैं, ये फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर्स हैं बर्मा से। दूसरा कि इनका मुख्य काम है ड्रग्स, क्योंकि ये पॉपी का एक तरह का कल्टीवेशन करते हैं, और ड्रग्स वो फैला रहे हैं जिससे हमारे नौजवानों को नुकसान हो रहा है, ये उनका दूसरा आरोप है। तीसरा ये आरोप है कि वो जंगल नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो जंगल क्षेत्र में, रिजर्व फॉरेस्ट में उनका जो झूम कल्टीवेशन का जो तरीका है, उससे हमारे जंगल नष्ट होंगे। और उनका ये कहना है कि हिंसा उन्हीं की तरफ से हुई और बढ़ी। अब हम उसी तरह से जब कुकी समाज में जाते हैं और वहाँ के पादरी से लेके स्टूडेंट लीडर्स से लेके रिलीफ कैंपों में बात करते हैं, तो हम एक बिल्कुल दूसरी कहानी सुनते हैं। वो कहानी सुनते हैं कि नहीं, पहले तो हम इस देश के ही निवासी हैं। दूसरा कि
ये बिल्कुल ये सही है कि हमारे कुछ लोग पॉपी कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन ड्रग्स का अगर सचमुच व्यापार है बड़े स्तर पे, तो इम्फाल के लोग और दिल्ली के लोग नेता और सब लोग जुड़े हैं, ऐसा उनका आरोप है। तीसरा उनका कहना है कि जंगलों में तो हम लोग रहते आ रहे हैं और इससे जंगलों को तो कोई कभी नुकसान नहीं हुआ। और उनका ये डर है कि मैती लोग जब एसटी स्टेटस लेंगे तो वो पहाड़ों में आके हमारे इलाकों के हमारी ज़मीनों को वो पर खरीदेंगे, जिस पे अभी वर्तमान में रोक है। हम लोगों को रिजर्वेशन के कारण से सरकारी पदों में जो जगह मिला है वो कब्जा कर लेंगे। और फाइनली ये आरोप है कि मुख्यमंत्री खुल के हमारे खिलाफ एक तरह से गृह युद्ध में एक पक्षधर बन गए हैं। अब ऐसे जब हम दोनों तरफ की बातें सुनते हैं, मुझे लगा कि जिसको हम बिल्कुल इरेकंसाइलेबल, मतलब यहाँ मिलने की कोई जगह ही भी नहीं है, और दोनों मान रहे हैं कि ये हमारा अस्तित्व का एक किस्म की आखिरी लड़ाई है। अगर हम हार जाएं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैती भी ये मान रहे हैं और कुकी भी ये मान रहे हैं, और कोई उनको जोड़ने की कोशिश सरकार की तरफ से बिल्कुल ही नहीं हो रही है। दैट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस। और आखिर में मैं सोचा था कि बातचीत शुरू भी कहाँ से हो, तो मुझे लगा कि शायद शुरुआत वहीं से हो कि हम लोग जब हम कुकी लोगों के साथ बैठे तो वो अपना दर्द भी याद करें जो जो जिससे वो गुजरे हैं, लेकिन ये भी याद करें कि दूसरे समुदाय के लोग भी उस तरह के दर्द से गुजरे हैं। और मैती लोगों से हम बात करें तो वो भी याद करें, अपने दर्द को भी याद करें, लेकिन दूसरे समुदाय के भी दर्द को याद करें। अभी जब हम बात कर रहे हैं, एक तरह से उन्होंने कंप्लीटली ब्लॉक ऑफ कर दिया। वो सिर्फ हम मैती लोगों के साथ इतना जुल्म हुआ है, लेकिन दूसरे समुदाय के साथ वो बिल्कुल उसको मतलब एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं। तो खाई बहुत गहरी है, बहुत ज़्यादा गहरी है। एक तरह की अस्तित्व की लड़ाई दोनों तरफ मान रहे हैं, और हथियार बंद तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर के तौर पे इसको लड़ रहे हैं, और सरकार ऐसे बैठी हुई है। नहीं, सरकार बैठी हुई है। बैठी नहीं या बैठी नहीं, वो भी सही नहीं है। सरकार बैठी हाँ, नहीं है, नहीं, सरकार नहीं, मैं शांति आपका आशय बहाल करने। मैं आपका मैं आशय ऐसे समझ रहा हूँ। जी जी। तो मैं वही जॉन से ये जानना चाह रहा हूँ कि हर्ष ने, और इस इतिहास को इस तरह से बतलाया गया है कि ये मैतेई लोगों की समझ है मणिपुर के बारे में, और ये बहुत दिलचस्प और विडंबना पूर्ण इसलिए भी है कि एक समझ हाल हाल तक थी कि भारत ने ज़बरदस्ती मणिपुर को मिलाया है, और मणिपुर की स्वायत्तता का संघर्ष मैतेई समूह कर रहे थे, और उसमें भारत के बहुत सारे मानवाधिकार समूह उनके साथ खड़े थे कि उनके मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। अब वही मैतेई समूह कुकी लोगों के मानवाधिकारों को पूरी तरह ठुकरा रहे हैं, और भारत के नाम पर ठुकरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं और ये घुसपैठिए हैं। तो एक तरह से अगर भारत में अब पूरा इंटीग्रेशन मणिपुर का हुआ, फाइनल इंटीग्रेशन, तो वो फाइनल इंटीग्रेशन इस वायलेंस के जरिए हो रहा है, इस हिंसा के जरिए, जिसमें एक आउटसाइडर, एक घुसपैठिया नॉमिनेट कर लिया गया है, खोज लिया गया है। और अब मैतेई लोग कह रहे हैं कि वो दरअसल भारतीय राष्ट्र के असली अ, रक्षक हैं, और वो भारतीय राष्ट्र को बाहरी लोगों से बचाना चाहते हैं। तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं, जॉन? नहीं, जैसे मैंने कहा कि पहले तो भारत की हिस्ट्री और ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत ज्ञान हर बच्चे को रखना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि एवरेस्ट भारत की रक्षा तो करता है, मगर भारत में नहीं है, नेपाल में है। हालांकि सब बच्चा समझता है कि एवरेस्ट भारत का प्रेरी है और नई दिल्ली के आसपास ही है कहीं पर। हमको कुछ विडंबनाएं मणिपुर की जाननी पड़ेंगी। मणिपुर इंडिपेंडेंस के कुछ दिनों बाद भारत का अंग बना। मणिपुर सिर्फ 250 साल पहले हिंदू बना, सिर्फ 150 सवा सौ साल पहले ईसाई बने कुछ हिस्से। सब चीज़ वहाँ पे एक तरीके से भारत की तरफ देखें तो नहीं है, और हमको इस वास्ते भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में भी और भारत की पॉलिटिक्स में भी
उनके बारे में अज्ञान है। हम लोग भूल जाते हैं कि जब मणिपुर राज्य था, जब वहाँ पे एक राजा था जिसको वो कहते हैं कि सूर्यवंशी है, 2000 साल से है और विश्व का सबसे पुराना रजवाड़ा है, ये भी वो कहते हैं। उस रजवाड़ा में जब था तब भी पहाड़ों पे तो कोई मैती नहीं रहता था, पहाड़ों पे नागा ही रहते थे और भिन्न भिन्न किस्म की ट्राइब्स रहती थी। अपने आप को नागा भी नहीं कहते थे, कुकी भी नहीं कहते थे, ट्राइब्स यही थी, नाम ये वाले नहीं थे। ये मुख्य है। सब लोग को एग्जिस्ट कर रहे थे कुछ दिन पहले तक, झगड़े होते थे, लड़ाई होती थी, हर कोई एक दूसरे से लड़ता था। अगर सातों वहां पर हैं तो सातों के सातों किसी न किसी समय पे एक दूसरे के खून के उतावले थे और कभी कभी 3 मिल के 4 से लड़ जाते थे, कभी 5 मिल के 2 से लड़ जाते थे और ये हो रहा है। आज भी कुछ हद तक वो है, मगर जो क्रूरता आई है आज के वायलेंस में, जैसे कहा हर्ष ने, दोनों तरफ से है। मगर अगर आप डेथ, किस तरह खून ज्यादा हुए हैं, किस तरफ रेप ज्यादा हुए हैं, किस तरफ घर ज्यादा जलाए गए हैं, किस जगह मोहल्ले और गांव ज्यादा जलाए गए हैं, तो कुक के ऊपर ज्यादा अत्याचार हुआ है। और यहाँ पे जो क्रूरता आई है वो गुजरात और बंबई में 99-93 के बाद चलते कंधमाल में भी नहीं देखी गई। कंधमाल में भी गैंग रेप हुए, कंधमाल में भी एक कैथलिक नन को नंगा घुमाया गया, सब कुछ हुआ। मगर वहां पर कंधमाल की बाकी औरतें ताली नहीं बजा रही थी, अपने मर्दों को नहीं कहती कि इसके साथ जाके दोबारा आप रेप कीजिए। यहाँ पर हुआ। जब इस तरह की क्रूरता आ जाती है, एक जगह 2 महीने के बच्चे का कत्ल होता है, एक जगह 2 साल के बच्चे का कत्ल होता है, पुलिस वालों का कत्ल होता है, सैनिक का कत्ल होता है और बहुत खुशियों में बहुत ही जवान तबका, बहुत ही महिलाएं उनका कत्ल होता है। हमको कैसे पता लगा कि उन्होंने इन सब की फोटो मिनी सेक्रेटरीट के आगे एक मेमोरियल में लगा रखी है, तो आपको वो लाश नंबर नहीं है, उसकी शक्ल आपको दिख जाती है। और मगर जब एक हर्ष ने एक बहुत बड़ी बात कही है, अगर आप किसी कैंप में जाके वहाँ का दुख समझने की कोशिश करें और वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है, जो अच्छी तरह बोल सकते हैं, अगर उनको आप सुने और एकचित्त होकर सुने, तो आपको दोनों की टोनैलिटी में, दोनों के डिस्क्रिप्शन में, किस तरीके से किस अंक का वो व्याख्यान कर रहे हैं, किन किन लोगों को वो अपने खिलाफ एक ग्रोव की शक्ल में लाते हैं, और बताते हैं कि उनको किसने बताया, अपनी आप बीती। और उस आप बीती में अगर कुछ आता है, क्रूरता सब जगह हुई, खून खराबा, ये उस आप बीती में अगर कुछ आता है, तो फिर उनका दुख कम करने में, उनके आंसू पोंछने में, उनको दवाई देने में आजकल जो दिक्कत आ रही है, ये लोग अपने ऊपर छोड़ दिए गए हैं। मैथी गवर्नमेंट कॉलेजेस इम्फाल में और कुकी चर्च के कंपाउंड में 50 जगह अपने उस पर छोड़ दिए गए हैं कि कोई भी ईश्वर के नाम पे अगर दान दे दे तो ठीक है, सरकार हाथ धो काटी है। 500 रुपया मिला है इनको, 500। हर्ष ने कई बार बताया कि एक दिन का ये मिनिमम वेज भी नहीं है दिल्ली में। एक दिन का मिनिमम वेज 3 महीने में मिला है। उसको कहाँ लपेटेंगे, क्या उससे खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे, ये तो अल्लाह मालिक है। तो ये क्या दोनों जगहों पे आपको और देखने इसके को ऊपर मेरा ख्याल है हमको सबसे पहले काम करना चाहिए। हमारे साथ जो डॉक्टर्स थे, वे उनमें एक लेडी डॉक्टर भी थी। पहला उन्होंने बताया, हाँ, बोलिए सर प्लीज। मैं बात पूरी कर लूँ। ये हमारे साथ एक लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने देखते ही हमको बताया, मेरे को हर्ष को, कि यहाँ के जो बच्चे हैं, इनके मुंह का जो कोना है उससे पता लगता है मैलन्यूट्रिशन आ रहा है। क्योंकि इनको क्या मिल रहा है, कुकी बच्चों को क्या मिल रहा है, चावल का पानी एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें कुछ दाने चावल के हैं और कुछ दाने नमक के हैं। दाल नहीं है वहां पर, दाल नहीं है चर्च कंपाउंड में। और यहाँ पे कॉलेज कंपाउंड में कभी दाल है कभी नहीं है, मगर बच्चे दोनों तरफ मेलनरिश्ड हैं। और 3 महीने हो गए हैं, और अगर छोटा उम्र का बच्चा है, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 4 साल का, इस स्टेज पे मेलन्यूट्रिशन उसको लॉन्ग डिस्टेंस उसके दिमाग के ऊपर असर करेगा, उसकी हड्डियों पर असर करेगा, उसकी ग्रोथ पर असर करेगा। तो यह जो आप दोनों कैंप्स में गए, हर्ष
और जॉन ने कहा कि दोनों कैंप्स के लोगों को ही अपने हाल पे छोड़ दिया गया। तो क्या मैतेई कैंप्स में भी जो इम्फाल में हैं, वहाँ भी सरकार कोई मदद नहीं पहुँचा रही है? क्योंकि इम्फाल में तो सरकार है, वो ये कह सकती है कि वैली में उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन फिर वो मैतेई लोगों के कैंप में भी उतनी ही असंवेदनशीलता क्यों दिखा रहा है? क्या आपकी नहीं कोई बात हुई? नहीं देखिए, बहुत कोशिश की मैं चीफ सेक्रेटरी से मिलने की, लेकिन मुलाकात के लिए वो वक्त नहीं निकाले। ये बातें मैं रखना चाह रहा था, हम लोग रखना चाह रहे थे। नहीं, मैती कैंप्स इतनी इस बदहाली में नहीं थे जितना कुकी के कैंप्स थे, उसमें बहुत फर्क था। अ, उसमें हाँ, और उनकी तादाद भी कम थी, और वो मोस्टली सरकारी स्टेडियम बिल्डिंग्स वगैरह में अवेलेबल थे। कुछ फूड असिस्टेंस वगैरह चल रहा था, लेकिन वहाँ भी मैं मानता हूँ कि मैं आईएएस अफसर रहा हूँ, आईएएस अफसर जानते हैं कि सरकार को वो कैंप चलाना चाहिए था। सरकार के अधिकारी वहाँ होने चाहिए थे, उनके उनके डॉक्टर्स, उनके जो रेवेन्यू ऑफिसर्स, वो सब चलाते हैं, उनका ट्रेनिंग है। लेकिन फिर भी सरकार की कुछ वहाँ प्रेजेंस था। लेकिन जो कुकी इलाका है, वहाँ पे बिल्कुल ही दे हैव बीन लेफ्ट ऑन देयर ओन। और जो चर्च की हम बात करते हैं, ये एक लोकल चर्च है, जो इवेंजेलिकल चर्च वहाँ पे है। इसका कोई विदेशियों से कोई संबंध नहीं है। उनका जो पैसा जो इसके लिए वो एकजुट कर रहे थे, वो एक्चुअली लोकल लोगों ने ही मतलब उसको जमा किया है, मोस्टली उसी से वो चला रहे हैं। इसलिए वो हालात हैं जो हमने देखा कि बच्चे लिटरली चावल और नमक से अपना भोजन कर रहे हैं। हम लोग एक जगह गए जहाँ काफ़ी मतलब एक एमएलए ने खुद अपने घर में इन सबको रखा है, और वो अपने ही मतलब पैसों से इनको खाना खिला रहे हैं। वो महती एरिया में था, लेकिन कुकी एरिया में हम लोग बिल्कुल ही लोगों को और मैं मानता हूँ प्राथमिकता बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन ऐसे वक्त में जहाँ मतलब काफ़ी दूर तक मतलब इतनी भी रोशनी नहीं दिख रही है कि लोग एक साथ बैठ के इसका हल निकालेंगे इन द नियर फ्यूचर। तो ये कैंप में तो लोगों को मतलब वो हालत के जब लोग अब वापस अपने घरों में जा सके, वो हालत पता नहीं कब आएगी। इस बीच में जब ये सारी लड़ाई चल रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं, थोड़ा बड़े हो रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बीमारियां हैं, इस सब का द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या तो कम से कम अमृत काल के भारत 75 सालों के बाद हम लोग 50,000 लोगों की देखभाल इस क्राइसिस में कैंपों में हम उतने भी साधन हमारे नहीं हैं कि हम कर सकें। ये सरकार की जवाबदेही सबसे पहले हमें करना बहुत ज़रूरी है कि वाइल वाइल द सिविल वॉर इज कंटिन्यूइंग, एटलीस्ट लोग जो uh, जो इसके कारण से जो सामान्य लोग शिकार हुए, वो कुछ अपनी ज़िंदगी काट सकें। ये सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैं थोड़ा ये कहना चाह रहा हूँ कि 2002 गुजरात से कई बार कंपैरिजन होते हैं। एक जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंपैरिजन और जायज़ कंपैरिजन वो है कि 2002 गुजरात में पहली बार मैंने देखा कि जहाँ सरकार ने एक खुल के कहा कि हम कोई रिलीफ कैंप्स नहीं कराएंगे। और एक वक्त था जहाँ पे अहमदाबाद अकेले में लगभग 1 लाख लोग कैंपों में रहना पड़ा, और वो पूरा समुदाय पे ही छोड़ दिया गया था। और मुस्लिम समाज के पास कौन सी जगह थी इस हालत में, तो ज़्यादा कब्रिस्तानों में कैंप लगे हुए थे। कई महीनों तक कैंप कब्रिस्तानों में चलाए गए सरकार की तरफ से। बहुत लड़ाई के बाद वो कुछ भोजन का कंट्रीब्यूशन किया। वही परंपरा दिल्ली के 2020 में भी हमने देखा, जहां सरकार ने रिलीफ की जिम्मेदारी नहीं अपनाई। और वो अब हम देख रहे हैं मणिपुर में, जहां सरकार ये भी एक न्यूनतम संवैधानिक जिम्मेदारी से भी वो पीछे हटे हुए हैं। जो हर्ष कह रहे हैं कि मैतेई कैंप और फ़र्क तो है, और इससे हिंसा का स्वरूप भी पता चलता है। वो ये कि
एक तो मैतेई कैंप कम है, उनकी तादाद कम है, यानी डिस्प्लेस होने वाले या विस्थापित होने वाले कम लोग हैं मैतेई। उसके कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन संख्या कम है। और उसी प्रकार हिंसा के शिकार लोगों में मैतेई लोगों की संख्या कम है, जैसा आपने पहले कहा हर जॉन ने। मारे गए लोगों में भी उनकी संख्या कम है, कुकी लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो कुकी शिविर या कुकी कैंप, राहत कैंप पूरी तरह से निराश्रित हैं, उनमें सरकार कहीं नहीं दिखलाई पड़ रही है। और मैतेई शिविर को भी मैतेई समुदाय के हवाले कर दिया गया है या सरकार वहाँ है? नंबर एक प्रश्न जॉन से यह है। दूसरा यह है कि यह जो गैर हाजिरी है सरकार की, हर्ष खुल के अब ये कह रहे हैं कि एक सिविल वॉर चल रहा है। आपने पहले कहा कि आयरनी ये है कि अब यहाँ जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो एक तरह की पीस कीपिंग फोर्स है, उस पर आप आगे बात करना चाहेंगे, ये आपने कहा। तो इंडियन स्टेट या भारतीय राज्य पूरी तरह से लुप्त हो गया है मणिपुर में। तो यह राज्य जो दूसरी जगह कह रहा है, क्या हम ये कहेंगे यह राज्य है लेकिन वह एक दूसरे तरीके से काम कर रहा है? राज्य अगर काम कर रहा है तो अपनी चुप्पी से काम कर रहा है, आवाज ना लगा के काम कर रहा है। प्रधानमंत्री का मुंह खोना 3 महीने तक, मुख्यमंत्री का मुंह खोना, लुप्त होना। मुख्यमंत्री ने कहीं का दौरा नहीं किया है, प्रधानमंत्री तो कभी करेंगे भी नहीं। तो स्टेट कुकीज के साथ तो नहीं है, कुकी एरियाज में भी नहीं है, मैती एरियाज में, क्योंकि राजमहल वहीं पे है, चीफ मिनिस्टर हाउस वहीं पे है, हाई कोर्ट वहीं पर है, तो राज्य तो वहाँ पे प्रेजेंट है। मगर क्या इन समुदायों के साथ है? सड़क के ऊपर 5,000 लोग कुकीज के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन तो कर सकते हैं, मगर कोई चंदा नहीं है यहाँ पे लोगों के लिए, अनाथों के लिए। ये ठीक बात है कि क्योंकि यहाँ के जो बाहर से लोग, विस्थापित लोग आए हैं, उनको सरकारी जगहों पे रखा गया है, मगर अभी भी वो दान पत्र पे जीवित है। वहाँ पे हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन डॉक्टर आता है, 1 दिन या 2 दिन। दवाइयाँ बिल्कुल नहीं है, खासकर डायबिटीज़ की दवाई, जो संचालित रोग होते हैं उनकी दवाई, कोई बुखार जुकाम की दवाइयों के अलावा कोई दवाई नहीं है वहाँ पर। और मैं बच्चे थोड़ा क्या इंटरप्ट भी करना चाहता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंटली कुकी शिविरों में कहीं भी शिक्षा का कोई काम नहीं चल रहा। दे आर लूजिंग एन एंटायर जनरेशन ऑफ एजुकेशन। प्लीज जॉन। विडम्बना ये है, वहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? ऐसे आंखें ब्लैंक आंखों से खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ कार्य नहीं है। बच्चे बिना शिक्षा के हैं, शिक्षक बिना स्कूल के हैं, क्योंकि कई तादाद में शिक्षक भी विस्थापित हुए हैं। और यही मैं समझाता हूँ, कुकी ज़्यादा क्यों विस्थापित हुए हैं, क्योंकि वो मैती एरिया में आके काम करते थे, इम्फाल में आके काम करते थे। जहाँ पे हम ठहरे हुए थे, एयरपोर्ट के पास का होटल है, उसके कुछ ही दूरी पर एक ईसाई चर्च है और उसके आगे एक ईसाई कॉलोनी है। ये स्लम नहीं है, ये वहाँ का एक कह सकते हैं आप डिफेंस कॉलोनी है वहाँ की, महारानी बाग है। अमीर ईसाइयों के घर है वहाँ पे, पुराने अफसरों के, एक एक घर चुन चुन के जला दिया गया है। चर्च की हालत देखेंगे तो आंसू आ जाएंगे, किसी भी आदमी के, हिंदू के भी आंसू आ जाएंगे कि ईश्वर के घर की ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो हिंदू थे, वो वही कह रहे थे कि क्या बकवास हो रही है। ये सोचने की बात है। मगर ये जो सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लगता है, मेरा कह रहा है, बातचीत का सिलसिला यही से शुरू होना चाहिए। इन बच्चों को कैसे दवाई पहुंचाई जाए, कैसे खाना पहुंचाया जाए। वहाँ पे हेलीकॉप्टर से एमपीज और जर्नलिस्टों को नहीं जाना चाहिए। कार जा नहीं सकती क्योंकि उसको लूट लिया जाएगा, ट्रक जा नहीं सकता क्योंकि ट्रक में रसद लूट ली जाएगी। या तो आप तिरपुर चाहिए, आज आपको चलानी है वहाँ पे हेलीकॉप्टर की डेली सर्विस, 10 सर्विस हो, 100 सर्विस हो, जहाँ पे दवाइयाँ पहुँच सके, खाना पहुँच सके, दाल पहुँच सके। गोश्त की बात नहीं हो रही है, दाल पहुँच सके, कम से कम अच्छी क्वालिटी का चावल पहुँच सके, केले पहुँच सके, कुछ आ तो सके कुछ।
अगर आप पैसा भेजेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे वो? दुकानें खाली हो चुकी हैं। वहाँ पर एक एनजीओ का रसद घर है, खाली हो चुका है वो। वो 1 दिन की उनके पास रसद है, 1 दिन एक्स्ट्रा। आज के दिन की थी, इसके अलावा 1 दिन की रसद चावल। और वो कहते और हैं ये और गुस्सा और कर और दवा की दुकानों में कह रहे हैं कि दवा भी नहीं आ रहे हैं, मतलब आप खरीद भी नहीं सकते हैं दवाई पहाड़ों में। अगर आप ह्यूमैनिटेरियन एड फर्स्ट भेजें, तो वहाँ पे कम से कम सांत्वना तो होगी कि हमारे साथ भारत की सरकार है, या भारत में कोई सरकार है भी जो हमारे साथ है। उसके बाद आप बुलाइए कर, लोगों को बुलाइए। इस सिविल वॉर तो चल नहीं सकती भारत में ना, कब तक चलेगी? कब तक वो चलेगी? और अगर होगी तो बाकियों को फिर दखल अंदाजी होगी इसमें, और बढ़ेगा बैन। इसको आज ही कम से कम दिनों में करिए आप, पार्लियामेंट में बहस कीजिए, बाकी जगह बहस कीजिए, लोगों को बुलाइए, इनके नेचुरल नेताओं नेताओं को, जो इनके ट्रेडिशनल नेता है, इनके चीफ्स है, उनको बुलाइए, इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाइए, इनके रिलीजियस नेताओं को, इंटेलेक्चुअल नेताओं को। वहाँ पे भी हर्षमंदर होंगे बहुत सारे। क्या भारत का कोई जगह है जहाँ पे आगे 10 साल में हर्ष ऐसे लोग ना आए? या देश इतना हमारा रेगिस्तान हो गया है? फिर तो हम सब गए। वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, उनको बुलाइए, उनको चुनिए, उनसे बात कीजिए, सोल्यूशन आएगा। और सरकार अपने आप को बराबर रखे, ये डंडी ना मारे। नहीं तो जॉन ये कह रहे हैं कि शुरुआत इससे होनी चाहिए जो आपने भी कहा कि एक तरह की इंसानी पहल वहाँ हो, और वह शिविरों से शुरू हो सकती है जहाँ आप बच्चों की शिक्षा का इंतज़ाम करें। और शायद ये इस तरह से हो सकता है, मुझे मालूम नहीं कि कैसे होगा क्योंकि अभी ये काफ़ी कठिन है, लेकिन कुछ मैतेई समूह भी कुकी शिविरों में सहायता पहुंचाने का काम करें। और हालांकि कुकी और मैतेई के बीच समीकरण अभी बिल्कुल असमान है, तो ये मांग करना कि कुकी ऐसा करें शायद बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन नंदिता हक्सर ने जो लिखा है, मैं उसको पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि मैतेई समाज को पहलकदमी लेनी होगी और उसे पहलकदमी लेनी चाहिए। तो क्या हर्ष आप इससे सहमत हैं? मैं क्योंकि मैतेई पूरी समाज जी, जी, हर्ष। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और गुजरात 2002 का अनुभव भी मैं याद कर रहा था। इनफैक्ट मेरे नौजवान साथियों को मैं याद कर रहा था कि गोधरा के केंद्र में जब ये सारी हिंसा, मतलब जो एक तरह से एपिसेंटर थी, तो लोगों के घर जलाए गए थे। तो हमने एक कॉल दिया था कि हम लोगों के घर दोबारा बनाने के लिए सहायता प्रदान करेंगे, लेकिन हमारा शर्त ये होगा कि हर घर में हिंदू और मुसलमान मिल के घर का पुनर्निर्माण करेंगे। और लोगों ने कहा था ये असंभव है, लेकिन 80 गाँवों में ऐसे लोग सामने आए और उससे एक तरह के मतलब एक हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो पाया। मैं शत प्रतिशत सहमत हूँ कि मतलब लोग पहले तो माने। मतलब मुझे बहुत पीड़ा है, मैं मैती हूँ, मुझे बहुत पीड़ा है कि मैती लोगों के साथ जो हिंसा हुई और जिनके घर जलाए गए, मुझे इसकी भी पीड़ा है जो कुकी लोगों के घर जलाए गए, उनको जो उनकी जो उनके साथ जो हिंसा हुआ। वहाँ से बातचीत शुरू हो और पहले तो सरकार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे, लेकिन ये असंभव बिल्कुल नहीं है जहाँ हम अपेक्षा करें कि माइती डॉक्टर्स कुकी इलाके में जाएं और काम करें, माइती सोशल वर्कर्स उस समाज में जाके काम करें। और होंगे लोग, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे लोग होंगे जो ये करना चाहते हैं। और वहीं से ही अदरवाइज़ ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जैसे युद्ध वाली स्थिति है। हम बार-बार युद्ध की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मतलब इतना बड़ा दरार हो गया है, जैसे लग रहा है कि कोई उसके पार जा ही नहीं सकता। हमें इंसानियत का एक सेतु बनाना ज़रूरी है, जिसमें लोग एक-दूसरे के एक दोनों तरफ में जा सकें। जी हाँ, जॉन हर्ष जो कह रहे थे उसको अगर थोड़ा हम आगे बढ़ाएं, एक एक और पक्ष की तरफ हम जाएं। वो पक्ष यह है कि इसमें नाइंसाफ़ी हुई है, हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, यौन हिंसा हुई है। अ, परसों मैं करण थापर के साथ 2 महिलाओं का इंटरव्यू देख रहा था
जिसमें वो बतला रही थी कि कैसे एक के पति और उसकी सास को उसके सामने मार डाला गया, और 1 साल के बच्चे को कैसे औरतें और मर्द, मैतेई औरतें और मर्द मिल के 1 साल के बच्चे को मार रहे थे। 1 साल के बच्चे को पीट रहे हैं, और वह औरत बच गई, हालाँकि उसको भी मारने की कोशिश की गई। तो ये घटनाएँ हैं जो इंसाफ़ चाहती हैं, इंसाफ़ की एक प्रक्रिया। यह भी एक बहुत विडंबनापूर्ण बात है कि सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार ने कहा है कि यौन हिंसा का जो मामला वीडियो पर अभी सामने आया है और बाकी उसकी जांच और उस पर मुकदमा, ये दोनों मणि एक तो सीबीआई को दी जाए और मुकदमा असम के बाहर चले, यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट के बाहर। तो एक प्रकार से संघीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट खुद ही अविश्वास बता रही है कि उसे मणिपुर की सरकार पे विश्वास नहीं है, और यह अविश्वास इतना गहरा है कि असम की अदालत भी नहीं कर सकती थी इन्हें। यह गुजरात में हुआ था, जॉन आपको याद होगा, जिसमें गुजरात के कई मुकदमे गुजरात से बाहर किए गए थे क्योंकि वहाँ स्पष्ट बायस था। वो हर्ष को भी याद है, जॉन को भी याद है। तो यह जो हालत है जिसमें अपनी अपनी ही कार्रवाई से यूनियन गवर्नमेंट या संघीय सरकार बतला रही है कि वो राज्य सरकार पे विश्वास नहीं करती, यहाँ तक कि वो उसकी न्याय प्रक्रिया पर भी उस इलाके की विश्वास नहीं करती। बाहर करना पड़ेगा क्योंकि शायद विटनेस प्रोटेक्शन नहीं होगा, बाकी चीज़ें नहीं होंगी, और न्याय नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब सरकारों के बीच इस प्रकार का एक तरह से जानते हैं लोग कि हम क्या हैं, लेकिन वह सरकार बनी हुई है, बीरेन सिंह बने हुए हैं और संघीय सरकार ये कर रही है, तो फिर ये प्रक्रिया शुरू कैसे होगी? प्रक्रिया शुरू तो जब होगी तो लोग पकड़े जाएंगे, पुलिस एक्शन करेगी, जमीन पर पुलिस होगी। एक हिस्से में तो पुलिस बिल्कुल नहीं है और दूसरे हिस्से में भी पुलिस नाम मात्र का काम कर रही है, जो हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि इसमें तो पुलिस है ही नहीं। अब आज की तारीख में सड़क कैसे साफ की जाए, कैसे इम्फाल पे जो हवाई जहाज से या रेल से रसद आएगी, अभी इम्फाल पे रेलवे स्टेशन भी खुलने वाला है, जो भी रसद आएगी वो कैसे कुकी इलाकों में जाए, लूटी ना जाए, दवाइयाँ जाए। मेरा ख्याल है रेप ट्रायल्स परसों भी हो सकती है अगर आदमी आज पकड़ा जाए तो, मगर आज की जो हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा क्या क्या हमारे लिए ज़रूरत है। हमको प्रायोरिटाइज करना है ये जो सोशल क्राइसिस हुई है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई है, सबसे पहले तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस नहीं, कम से कम भारतीय रेड क्रॉस तो जाए वहाँ पर। ये वह भी नहीं है, वह भी नहीं है, कोई नहीं, हमने तो भारतीय वहाँ नहीं है। हमने तो हमने तो नहीं कोई देखा। ये तो कम से कम जाए, ये तो कम से कम जाए। आर्मी के पास बहुत ह्यूमैनिटेरियन कोई भी नहीं दिखे सरकार के अलावा, हमें ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज भी नहीं दिखे जो नेशनल लेवल के हैं। बहुत बड़ा आर्मी के पास, और कई बार इन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया है। जब ऐसी क्राइसिस आती है, आर्मी मेडिकल कोर इतना बड़ा अस्पताल वहाँ पे खोल देती है जो सिविल अस्पताल को शर्मसार कर दे। वो नहीं, ये मिलिट्री फोर्सेस ने भी अपने अस्पताल वहाँ पे नहीं खोले हैं, कम से कम वो तो कर सकते थे, नहीं खोले हैं। एक दो एम्बुलेंस पी करती हुई घूम रही है। ह्यूमैनिटेरियन आपको पहले लगाइए, पीस कीपिंग पूरी तरह ठीक से कीजिए। अगर आप हर रोज एंटी कुकी डेमोन्स्ट्रेशंस करते रहेंगे इम्फाल में और दिल्ली में भी, उससे आत्मविश्वास तो बढ़ेगा नहीं। कम से कम आगे कोई बात तो आगे आइए। प्रधानमंत्री को मेरा कहना, आज की तारीख में ये जो सारा हल्ला हो रहा है, इस बंद को बंद करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा बयान देना चाहिए, और जो प्रायोरिटाइज किया गया है ह्यूमैनिटेरियन, पीस कीपिंग, और उसके बाद जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है। पॉलिटिकल सोल्यूशन तो फाइनल है, पॉलिटिकल सोल्यूशन हो गई तो उसके बाद तो और कोई चीज़ जरूरत, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, उसको समय भी दे सकते हैं। आजकल भारत के कई खंड हैं, कई जगह हैं जिनकी पॉलिटिकल सोल्यूशन आज भी नहीं हुई है। हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कई से, और ठीक भी है, चलता रहता है, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे
टुकड़ों में पॉलिटिकल सोल्यूशन आती रहती हैं। यहाँ पर आज क्राइसिस पॉइंट ये नहीं है कि हाई कोर्ट कह दे कि इनको एसटी स्टेटस कल दिया जाए। पॉइंट ये है कि बच्चे मर रहे हैं, उनको एड आज दी जाए। कानून जिसने तोड़ा है, कोई भी हो, उसको आप पकड़िए। ये दो अफवाह मत फैलाइए। पत्रकारों को खुली छूट दी जाए। हालांकि आज का पत्रकार इतना डरा हुआ है कि एक दो चार को छोड़ के कोई जाना नहीं मांगता वहाँ पे, और जाएगा भी कैसे, किस सड़क से जाएगा जब कार रोकी जाएगी। तो वहाँ पे आपको भारतीय पत्रकार की कार नहीं मिलेगी, डॉयचे वेले जर्मन कार मिल जाएगी, बीबीसी कार मिल जाएगी, जो जिनका एक तरीके से आप कह भी सकते हैं कि एक तरफा रिपोर्ट भी कर सकते हैं। मगर वहाँ का भारतीय पत्रकार भी, उसका मालिक कोई और ना, भारतीय पत्रकारों को खुली छूट होनी चाहिए। अगर आज आप देखते हैं इंग्लिश पेपर इम्फाल से, तो वो पेपर तो कम से कम 10 आदमियों को फौरन जेल होनी चाहिए, उसके संपादक को मिलाकर, क्योंकि वो तो एकदम भड़का रहा है। वो जो कह रहे हैं लोग कि औरतें एक छोटे से बच्चे को पीट रही हैं, जबकि सड़क में भी कोई चलती भी औरत मिल जाए, बच्चा पड़ा हो तो उसको उठा लेगी एक बारी, पुलिस वाले उठा लेती हैं। औरतें पुलिस वुमेन बड़े हुए बच्चे को उठा लेती है और अपने घर ले जाती है दिल्ली में। तो क्या वहाँ पे नहीं हो सकता था? ये हो सकता था, कोई शय नहीं मिली उनको। और इक्का दुक्का जिसने मदद करने की कोशिश की भी गई होगी, उसको धमकी दी गई होगी। कई लोगों को तो बोले टीवी पर कुकियों के हक में, और खुद मैती थे, उनके रिश्तेदारों को, उनकी पत्नी को, उनके घर को दिल्ली में और इम्फाल में धमकियां दी गई। हम जानते हैं, हमारे मित्र थे कई। हाँ, क्योंकि ये तो हमने दिल्ली में देखा है कि बहुत सारे मित्र जो कुकी हैं, कुछ मैतेई मित्र भी हैं, लंबी कथा है, लेकिन लंबी कथा है। लेकिन वे खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं। जैसे हैदराबाद के प्रोफेसर जो कुकी हैं, उन्होंने अपनी बात कही तो उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, और अब वे सर्वोच्च न्यायालय में हैं उस एफआईआर के खिलाफ। तो ये काफ़ी खतरनाक है, आप अगर यहाँ हैं भी। और यह जो तरीका भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अपनाया है कि अगर आप उनके राज्य के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो वो अपने राज्य में एफआईआर कर देंगे। असम में एफआईआर होगी, गुजरात में एफआईआर होगा, त्रिपुरा में होगा या मणिपुर में होगा, और फिर आपको गिरफ्तार करके वहाँ ले जाया जाएगा। तो बाहर रह के भी आप सच नहीं बोल सकते, या आप जो बताना चाहते हैं वो नहीं बता सकते। यह भी एक बहुत बड़ी दुविधा है जो मैं मणिपुर के अपने मित्रों के बीच देखता हूँ। लेकिन यह आखिरी प्रश्न है, और मैं जानता हूँ कि इस समय स्वयं आप समझने का ही प्रयास कर रहे हैं कि हम क्या करें, और ऐसी हालत में एक असहायता का भी अनुभव होता है कि मणिपुर में मानवाधिकार को लेकर एक लंबे समय से संघर्ष रहा है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, मणिपुर की शर्मिला एवं शर्मिला का संघर्ष, और इसलिए मणिपुर के मानवाधिकार के संघर्ष को भारत के मानवाधिकार समूह ने काफ़ी समर्थन दिया। उसमें मैतेई समूह रहे हैं शामिल, जिनके साथ भारत के मानवाधिकार समूहों का रिश्ता रहा, जिंदा रिश्ता रहा। मुझे अभी तक याद है कि सर्वोच्च न्यायालय में मणिपुर को लेकर ही आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भारत के मानवाधिकार समूहों ने मुकदमा किया था। मुकुल सिन्हा उसमें थे, बाकी लोग थे। अगर गलत याद नहीं है मुझे तो वो जस्टिस आफ्ताब आलम की बेंच थी, जिसने जांच करने की बात की थी। वहाँ जो एनकाउंटर किलिंग्स ढेर सारी हुई थी। यह एक इतिहास रहा। तो क्या उसका सहारा लेकर भारत के मानवाधिकार समूह वो नहीं कर सकते हैं जो आप दोनों कह रहे हैं? बिल्कुल। मेरा मानना है कि भारत का जो सिविल सोसाइटी है, उसमें जो मानवाधिकार के लोग हैं और जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज़ हैं, दोनों को मणिपुर के लोगों को मतलब उनसे हाथ से हाथ मिला के मतलब जहाँ उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत का वक़्त है, सबसे ज़्यादा खतरे का वक़्त है, वो उनको वहाँ जाके उनके साथ खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अगर रिलीफ सबसे पहली प्राथमिकता है, सरकार से पूरा समाज, हिंदुस्तान का समाज इन मतलब लड़े कि सरकार क्यों नहीं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है। फिर जो अरेस्ट की बात है, न्याय की बात है, उसमें सब लोग मिल के ये लड़ाई लड़ें।
ये पहल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वहाँ से एक तरह से शुरुआत हो सकती है। लेकिन आखिर में मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि मतलब सबसे बड़ी जवाबदेही, सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी मणिपुर के हालात की है, वो सरकार की है। राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार की है। उस ज़िम्मेदारी को सरकार निभाए, उसके लिए पूरे भारत का समाज को आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अगर मैं जॉन आप से ये आखिरी सवाल करना चाहूँ कि इस हिंसा के लिए जिम्मेदार दरअसल संघीय सरकार है, क्योंकि संघीय सरकार ने इस हिंसा को जारी रहने दिया है। अगर तो हम जब ये कहते हैं राज्य समर्थित, तो उसमें हम सिर्फ उसे राज्य सरकार द्वारा समर्थित नहीं, बल्कि संघीय सरकार द्वारा भी मौन समर्थन उसको प्राप्त है। यह हिंसा जारी रहनी चाहिए। मैं समझ नहीं पाया कि मोदी जी के मन में क्या था जब उन्होंने मौन साधा और ये चीज़ बढ़ने दी, क्योंकि इसका किस तरीके से वो हिंदुस्तान के इलेक्शन में इस्तेमाल कर पाएंगे, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम जो यहाँ पे चल रहा है उसको फैला पाएंगे, किस तरीके से वो और तरीके से इसका राजनीतिकरण कर पाएंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या वजह थी उनके मन में। और जब तक उनको क्या उनकी समझ थी नॉर्थ ईस्ट के बारे में, एक एक करके सारी सरकारें उन्होंने खरीद ली। जिन 10 एमपीज को जो कांग्रेसी थे इन्होंने भाजपा ही बताया, दंगे के इमीडिएटली बाद वो उनके खिलाफ हो गए, कहते हैं हमको अलग हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो इनका जो राजनीतिक इरादा था वो तो कतई फेल हो गया। अब इनको अपना मूछ की नहीं सोचनी चाहिए, इनको सोल्यूशन कैसे की जाए भारत के हित में उसकी सोचनी है। और उसके लिए हर्ष और मैं कई बार आपके प्रोग्राम के दौरान भी बोल चुके हैं कि आपको बातचीत करनी है, आपको वहाँ पे अपना जो दर्द है उसको दूर करना है, जो घाव है उस पर मलहम लगाना है, जो बच्चे हैं उनको दवाई देनी है, स्कूल खोलने हैं, इंटरनेट खोलना है। 3 महीने हो गए हैं, इंटरनेट नहीं है। 1 सेकंड के इंटरनेट ऊपर नीचे हो जाए तो हम लोग बौखला जाते हैं। 3 महीने से इंटरनेट नहीं है। अगर आप कहते हैं कि कम से कम हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन करेंगे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से रसद भी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। इन चीज़ों को लीजिए, फौज को उसका काम करने दीजिए, बॉर्डर्स टाइट कीजिए। अगर आप कह रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन है मोरे पर, तो फौज क्या कर रही है हमारी वहाँ पे, बीएसएफ क्या कर रही है? वाटर टाइट लगाइए। अगर जरूरत है तो अनाउंस कीजिए कि हम बॉर्डर के ऊपर तार लगाएंगे, बांग्लादेश पे लगाए वहाँ पे भी लगाएंगे, जो भी कुछ करना है कीजिए, मगर उसको बहाना मत बनाइए कि पोरस बॉर्डर है सब कोई आ जाता है। वो बहाना मत बनाइए, उसको ट्रोप मत बनाइए, उसका दुरुपयोग न करके गरीब इंसान को ना मारिए। गरीब बहुत सतरा है आजकल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और हम जो समझ पाए हैं वही है कि इसकी पूरी राजनीति को समझने की तो अभी कोशिश की जा रही है। जैसा जॉन कह रहे थे कि आखिर वो हासिल क्या करना चाहते हैं। इससे जो समझ में आता है हमें वही है कि हासिल शायद वो ये करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कि वह यह दिखा सके कि वह बाहरी लोगों का खतरा भारत में अभी तक बना हुआ है, और ये बाहरी लोग ही मणिपुर में ये सारा संकट पैदा कर रहे हैं। अभी तक जो प्रदर्शन हो रहे हैं इम्फाल में, जिनकी बात आप दोनों ने की कि वो प्रदर्शन बंद होने चाहिए, जॉन ने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर वे प्रदर्शन आप करते रहेंगे, जिन प्रदर्शनों में चालाकी और बेईमानी के साथ कहा जा रहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ये कहा जा रहा है नार्को टेररिज्म बंद होना चाहिए, उसके साथ ये कहा जा रहा है इन्फिल्ट्रेशन बंद होना चाहिए, उसके साथ कहा जा रहा है एनआरसी लागू होनी चाहिए, तो शांति हो और उसके साथ ये सारी चीज़ें हों, इसी में बेईमानी बहुत स्पष्ट है। तो जब तक हम इस बेईमानी को नहीं पहचानेंगे, तब तक मणिपुर में, जैसे भारत के दूसरे हिस्सों में भी, शांति नहीं शुरू होगी। लेकिन मणिपुर सिर्फ भारतीय सरकार की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। जैसे आप दोनों ने कहा और मैं आप दोनों से सहमत हूँ कि भारत के जो रेड क्रॉस जैसे संगठन हैं, दूसरे संगठन हैं जो ह्यूमैनिटेरियन एड करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, उन्हें हिम्मत से सामने आना चाहिए और ख़ासकर उन्हें कुकी इलाकों में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा
किल्लत बनी हुई है और कुकी इलाकों को राज्य की कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। तो आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, एक तो मणिपुर जाने के लिए और मणिपुर के बारे में भारत को अ, स्पष्ट तरीके से बतलाने के लिए कि दरअसल वहाँ की हिंसा का स्वरूप क्या है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, वक़्त निकालने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया जॉन, हर्ष।